हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। जो नहीं देख पाए हैं वो हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वहां से आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। इतना क्लियर है? चलिए आज आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक था वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, उसके बारे में अपने को स्टडी करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक का मिल जाता है अपने को। मतलब आज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मान के चलिए आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर आप आज का वीडियो बहुत अच्छे से अगर क्लियर करते हो तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, जिसके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, संभावित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में या आ सकते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। इतना क्लियर है? चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ से। सबसे पहले देखिए वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होती है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर को बना देते हैं अपन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मीन्स सघन माध्यम। अब इसमें देखिए मान लो यहाँ पे कोई सिक्का है, कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन से प्रकाश क्या होगी, बाहर जाएगी। मान लो ये अभिलंब बनाते हैं यहाँ पे अपन। हमें कोई भी वस्तु दिखाई कब देती है, जब उससे प्रकाश निकलती है और हमारे रेटिना पे उसका इमेज बनता है, तब हमें वो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और ये कौन सा माध्यम है, मान लो विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इस तरीके से दूर हट जाएगी। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला, जो यहाँ से देख रहा है। अब प्रकाश हमेशा मैंने बताया सीधी रेखा में गमन करती है, तो जब कोई यहाँ से देखेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, ये सीधा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पोजीशन उसको कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। समझ में आ गया इतना? तो इसे क्या समझ में आया, अगर आप बाहर से देखोगे तो जो सिक्का नीचे डूबा हुआ है वो कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। इतना क्लियर हो गया? तो इस ये कौन क्यों क्यों हो रहा है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए ये जो सबसे पहले जो सबसे नीचे पॉइंट है, जहां पे कॉइन एक्चुअल में है, सिक्का जो है जहां पे है, वो कौन सा डिस्टेंस होगा यहाँ से, रियल डेप्थ, जिसको बोलते हैं वास्तविक गहराई। ये कौन सी गहराई है, वास्तविक गहराई। लेकिन दिख कहां पे रहा है अपने को, ये अपेरेंट डेप्थ, मतलब कहां पे, आभासी गहराई पे अपने को दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअल डेप्थ है जहां पे होता है वो, और दिखता कहां पे अपने को, यहाँ पे दिखता है। तो ये रियल डेप्थ हो गया, ये क्या हो गया, अपेरेंट डेप्थ, वास्तविक, और ये हो गया आभासी गहराई। अब देखिए यहाँ पे ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ले सकते हैं एच। एच ऊपर वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है इस एच का मान क्या होगा। यहां से क्वेश्चन हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि एच का मान यहाँ पे क्या होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो एच का मान होगा वो क्या होगा, डायग्राम से अपन देख सकते हैं। एच बराबर हो जाएगा रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, माइनस एपेरेंट डेप्थ, क्या हो जाएगा, आभासी गहराई। समझ में आ गया? तो यहां से h का मान निकाल सकते हैं, RD माइनस AD। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल की ओर जा रही है। तो सघन मान लो पानी है, तो पानी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू। और विरल क्या है, हवा है, तो हवा के लिए क्या हो जाएगा, म्यू ए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे h का मान हो जाएगा वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो एडी होता है, एडी जो होता है, तो यहाँ पे जो म्यू का मान जब निकालते हैं अपन, म्यू का मान जो होता है वो क्या होता है, RD अपॉन AD। इसका एक बहुत लंबा डेरिवेशन है, 11th 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने को डेरिवेशन यूज नहीं करना, अपने को सिर्फ क्या करना है, इसके फॉर्मूले याद करने। तो यहाँ से म्यू का मान क्या हो गया, RD अपॉन AD। तो यहाँ से जब AD निकालेंगे, मतलब म्यू का मान क्या हो गया, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो यहाँ से आभासी गहराई का मान क्या आ जाएगा, RD अपॉन क्या आ गया, म्यू। RD अपॉन बी, क्योंकि AD अपने को पता नहीं होता, लेकिन अपन को RD यहाँ से पता होता था। RD की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं। अब इसका मान अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो H का मान क्या आ जाएगा, RD वास्तविक गहराई माइनस वास्तविक गहराई अपॉन
अपवर्तनांक म्यू, आर डी माइनस आर डी अपॉन म्यू, क्योंकि एडी का मान क्या है, आर डी अपॉन म्यू है। तो यहां से जब एच निकालेंगे तो एच का मान आ जाएगा आर डी, कॉमन ले लिए तो 1 - 1 अपॉन म्यू, 1 - 1 अपॉन म्यू। इतना क्लियर हुआ आपको। और म्यू का मान क्या होगा, तो हवा और पानी है तो म्यू का मान हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। और म्यू म्यू ए का मान क्या होता है, हवा के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू डब्ल्यू। इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया। कितना ऊपर उठाओ दिखाई देगा पूछेगा तो क्या बताओगे, यहाँ से लिख सकते हैं आर डी इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू, हाइट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जिसमें ऑप्शन में ये वाले आपको क्या करनी है, वैल्यू को टिक करनी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कॉइन को पानी में डुबाते हैं तो कॉइन जो है कितना ऊपर उठा हुआ अपने को दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, एच बराबर आर डी इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू। म्यू अपवर्तनांक माध्यम का और आर डी क्या है, वास्तविक गहराई, और एडी जो है यहाँ पे क्या है, आभासी गहराई। या ये भी संबंध पूछ सकता है, जो ऊपर उठा हुआ जो हाइट है, कितना हाइट रेस किया ऊपर की तरफ, तो वो कितनी है, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, दिमाग में बैठाने हैं इस तरीके से। समझ में आ गया। तो ये था पॉइंट किसका, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। इसीलिए देखना पानी के अंदर जो छड़ डूबी होती है वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सिक्का अगर ऊपर उठा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके का बन सकता है। पहला, अगर सिक्का पानी में डूबा हुआ है और ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कौन से घटना से संबंधित है, तो कौन से घटना से संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। या बोल देगा छड़ी जो पानी में डूबी हुई है, मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत हो रही है, तो कौन सी घटना के कारण होगा, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। तो ये पहले तरीके क्वेश्चन मसला। दूसरा तरीके पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि पानी में अगर कोई सिक्का डूबा हुआ है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी हाइट कितनी होगी, कितना ऊपर उठा हुआ वो अपने को दिखाई देगा। तो आप बता सकते हैं कितना, तो एच बराबर वास्तविक गहराई 1 - 1 अपॉन अपवर्तनांक। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आप थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes greater than critical angle, light is not refracted and all the light is completely reflected back in same direction. This phenomena is known as total internal reflection, TIR। क्या होता है TIR, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और दूसरी कंडीशन क्या बताया मैंने, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होती, उसी माध्यम में वापस क्या होती है, लौट जाती है। इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें दो कंडीशन मैंने क्या क्या बताई। सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, शर्तें। सबसे पहले शर्तें हैं कौन सी, समझ लेते हैं। पहला शर्त है राइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब हमेशा प्रकाश को कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से विरल माध्यम की ओर। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या है, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन एसीएफ के पेपर में, आप चेक करेंगे वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था कौन सा जो कथन है वो मतलब सत्य है, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो उसमें दो ऑप्शन में ये भी थे, सघन से विरल और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा था। और एक पॉइंट और था जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही रिलेटेड था, जिसमें अपने को फोर्थ ऑप्शन में टिक करना था कि सभी जो पॉइंट है, सभी जो शर्तें हैं वो क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए लागू होती है। तो ये दो मुख्य शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश कहां से कहां जाएगी, सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी। और दूसरी, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सबसे बड़ी शर्तें हैं जो अपने को याद रखनी है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कैसे है, तो उसको एक सिंपल डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी माध्यम चाहिए, एक तो सघन माध्यम चाहिए और दूसरा कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। इसको डायग्राम से अपन समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा माध्यम बन गया, सघन माध्यम। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये अभिलंब बना दिए अलग अलग, ये अलग अलग अपने क्या बना दिया, अभिलंब बना दिए। इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे अपन देखते हैं ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन।
दैट इज डेंसर मीडियम। ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल, जिसे अपन बोल सकते हैं क्या? रेयरर मीडियम। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं वस्तु की स्थिति यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ से प्रकाश जाएगी, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती, इस तरीके से दूर हटेगी। तो ये आई हो गया और ये हो गया आर। इतना क्लियर हुआ? ये आप जानते हैं, ठीक है। अब मैंने आई के मान को बढ़ाया, तो जैसे जैसे आई के मान को बढ़ाऊंगा तो आर का मान भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो मैंने आई के मान को इतना बढ़ा दिया कि आर कितने अंश का हो गया? कितने डिग्री का हो गया? 90 अंश का। समझ में आया है ना? जब मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा तो आर का भी मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो मैंने आई को इतना बढ़ाया कि आर कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ये दूसरी स्थिति हो गई। समझ में आ गया? तो पहली स्थिति में ये आई और आर, ये वाला संबंध समझ में आ गया। दूसरा, आई को मैंने बढ़ाया तो आर कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर आर का मान 90 डिग्री का होगा तो आई का मान क्या कहलाता है? तो आई का मान कहलाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया? तो ये जो सी है वो कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? तो जब आर की वैल्यू 90 डिग्री की होती है तब आई के मान को ही क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? तो अब ये समझिए कि आई का मान सी के यहाँ पे क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे आई का मान कम था, इसका मतलब यहाँ पे सी क्या था? ज्यादा था, क्योंकि मान लो 60 डिग्री है, यहाँ पे आई का मान क्या है? 60। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया? क्रांतिक कोण 60 डिग्री हो गया। उससे पहले केस में देखते तो आई का मान क्या होगा? उससे कम होगा, मतलब ये तो 60 ही रहेगा। उससे पहले क्या हो गया? आई कम हो गया। तो इसका मतलब ये पहले केस में आई का मान कम था, आई के मान को जब बढ़ाया तो किसके बराबर हो गया? वो सी के बराबर हो गया। कब होगा? जब आर का मान 90 अंश होगा। तो जब आर का मान 90 अंश होगा तो उस स्थिति में सी के आई के मान को ही अपन क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, क्रांतिक कोण। आपतन कोण का मान ही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। कब? जब अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का होगा तब आई का मान कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? तो यहां से क्वेश्चन। अब देखिए फिर से आई के मान को बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब अगर आई के मान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो आई के मान को बढ़ाएंगे तब ये एक्सिट कर जाएगा, तो आई का मान क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। तो हमने लिखा है जब आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये यहाँ ना जाके क्या होगी? उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो पहले स्थिति में आई का मान सी से क्या था? कम था, तो क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। दूसरी स्थिति में आई का मान सी के बराबर था, तो 90 अंश पे क्या हुआ? पर प्रकाश क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। और तीसरी स्थिति में अब आई का मान सी से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो कौन सी घटना हुई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिंपल फंडा है। आप ऐसे बढ़ाते जाओगे नीचे आते जाएगा। एक स्थिति ऐसी है कि 90 डिग्री का हो जाएगा, फिर बढ़ाओगे और ज्यादा तो वो क्या होगा? वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया इतना? ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये पानी है, पानी का म्यू डब्ल्यू लेते हैं और इसका पूर्णांक हो जाएगा म्यू ए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या बोलता है? स्नेल का नियम बोलता है, साइक्लिक रूल बताया था मैंने, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको उल्टा करते हैं, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए साइन आर अपॉन साइन आई। समझ में आ गया? और म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए क्या होता है? ए म्यू डब्ल्यू, है ना। और म्यू ए का मान 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू, या इसी को बोल सकते हैं क्या? म्यू। समझ में आ गया? क्योंकि म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का जो भी आपको अपर्तनांक दिया है उसका मान आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हवा का क्या होता है? 1 होता है। अब ये आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। क्लियर हुआ? अब मैंने बताया आर बराबर 90 अंश, तो आई का मान किसके बराबर होता है? सी के बराबर हो जाता है। बताया ना मैंने, आर का मान जब 90 अंश होगा तो आई का मान किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। तो जब आर का मान 90 अंश होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, और आई
का मान क्या हो जाएगा, सी। अगर आर का मान 90 अंश हुआ तो आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते साइन सी, और साइन 90 अंश क्या होता है, 1। तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/sin सी। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin सी। तो ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। पूछ सकता है यहाँ पे क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक का क्या संबंध है, तो क्या बताओगे, म्यू बराबर 1/sin सी। किस में टिक लगाना है, म्यू बराबर 1/sin सी। ये डेरिवेशन बताने का कारण ये था कि ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए अच्छे से, समझ में आ गया। तो अपने को मेन मुद्दा ये नहीं कि फार्मूला याद कर लिया क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं से अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ गया, क्योंकि हर समय पे पेपर का लेवल क्या हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसे चीजों को अपने को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin सी। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन सी बराबर 1/म्यू, और सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। तो साइन उल्टा हुआ तो साइन की पावर -1 1/म्यू। ऐसा ही पूछ सकता है सी और म्यू में क्या रिलेशन है। हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे, ये ना दे के, कई लोग इसमें घूम जाएंगे। तो आपको ये दोनों याद रखना है। हो सकता है कि ये डायरेक्ट पूछ दे तो बहुत अच्छी बात है, सब बना लेंगे, लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया तो मैक्सिमम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको भी याद रखोगे, ये इसी से आया हुआ है फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या याद करना है, उनकी दो शर्तें कौन कौन सी। पहला शर्त कौन कौन सी है, प्रकाश की किरण हमेशा सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल जानी चाहिए। दूसरा, आपतंत कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है, तो म्यू बराबर क्या होता है, 1/sin सी, या सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू होता है। क्लियर हुआ। और आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको डायग्राम भी याद है, तो आप यहाँ से उस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आया, इतना इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। एग्जाम्पल्स ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, टिमटिमाना बोल सकते हैं, चमकना, टिमटिमाना, टिमाना, या शाइनिंग बोल सकते हैं। हीरे का, डायमंड का जो शाइनिंग होता है वो किसके कारण से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरा, रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका जिसको बोलते हैं मिराज, मिराज, ये किसके कारण से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है ना भाई। भ्रम होता है ना रेगिस्तान में एक मिराज का, है ना, पानी है लगता है, सामने जाकर दिखता है पानी नहीं होता, तो वो किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो आप ये दोनों रहे, हीरे का चमकना, टिमटिमाना किसके कारण से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरा, मरीचिका किसका उदाहरण है, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड है जो है कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाशिक तंतु क्या होती है, एक केबल होती है, केबल वायर होती है। प्रकाशिक तंतु क्या होती है, एक केबल वायर होती है। इस केबल वायर में भी अपन सिग्नल को भेज सकते हैं। सिग्नल मतलब जो भी हमारे पास प्रकाश के रूप में सिग्नल होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल का बना होता है कि इसमें पूरी तरीके से प्रकाश को क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है। ठीक है। इसके इंटरनल पार्ट को बोला जाता है कोर, क्या बोलते हैं, कोर। और आउटर का पार्ट कहलाता है क्लैडिंग। क्या कहलाता है, क्लैडिंग कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। इस प्रकाशित तंतु का जो केबल होता है उसके अंदर का पार्ट कहलाता है कोर, और बाहरी परत क्या कहलाती है, क्लैडिंग कहलाती है। समझ में आ गया। अब इसमें कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये केबल वायर होती है, जैसे ब्रॉडबैंड वगैरह के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये सब के लिए यूज किसका करते हैं अपन, प्रकाशिक तंतु का यूज का भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका अपन उपयोग करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन बन सकता है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे। प्रकाशित तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिससे प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया जा सकता है। तो प्रकाश को गति कराने के लिए, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए, या सिग्नल को बोल सकते हैं किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। प्रकाशिक तंतु कौन सी घटना से संबंधित है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसको आपको दिमाग में बैठाना है। प्रकाशित तंतु किसके लिए उपयोग होता है, तो प्रकाशित तंतु के जो उपयोग होते हैं तो उसको भी अपन देख लेते हैं। पहला उपयोग
विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा प्रकाश तरंगों के संचरण में, के संचरण में। तो पहला उपयोग क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लाइट बोल सकते हैं, प्रकाश, उनके संचरण में किसका उपयोग करते हैं अपन, किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। सेकंड, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो होती है ना, आपने देखा हार्ट अटैक वगैरह आता है, कहीं पे ब्लॉकेज रहता है ना हार्ट्स में, तो उसके लिए क्या करते हैं, पता लगाने के लिए ब्लॉकेज कहाँ पे है, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कौन से सिस्टम का यूज़ करते हैं, एंजियोग्राफी का। तो एंजियोग्राफी में जो केबल यूज़ करते हैं वो कौन सा केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। तो ये दो उपयोग है इसके, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और भी यूजेस हैं इसके जिसको आप समझ सकते हो, टीवी सिग्नल तथा रेडियो सिग्नल को भेजने के लिए, रेडियो सिग्नल को भेजने के लिए संचरण में किसका उपयोग होता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। तो ये तीन तरह के उपयोग है, आप याद कर सकते हो। तो ये किसके उपयोग हुए, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाशिक तंतु के। पहला विद्युत चुंबकीय तरंगों को के संचरण में, प्रकाश के संचरण में। दूसरा एंजियोग्राफी में किसका उपयोग होता है, प्रकाशित तंतु को। तीसरा है टीवी सिग्नल तथा रेडियो सिग्नल को सेंड करने के लिए। तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है। समझ में आ गया। तो पूर्णांतरिक परावर्तन कौन कौन से एग्जाम्पल हुए, हीरे का टिमटिमाना, मरीचिका और प्रकाशित तंतु, ये तीनों किसके उदाहरण हो गए, आपके प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के। तो इन सब क्वेश्चन को आपको दिमाग में बैठा के चलना है। समझ में आया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं। अब यहाँ शर्त और शर्तें क्यों पूछा है, क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक कथन भी सही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे शर्त या क्या लिखा है, शर्तें लिखा हुआ है। समझ में आ गया। चलिए फर्स्ट, प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सघन माध्यम से ऑप्टिकल कम सघन माध्यम की ओर गमन करती है। मतलब सघन से कहा जा रही है, उसके कंपेयर में ये सेकंड वाला क्या हो गया, विरल। तो सघन से विरल जाती है, तो मैंने लिखा है आपको स्थिति में कौन कौन सी इसकी स्थितियां होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या लिखा है कि प्रकाश किरण हमेशा कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से कम सघन, मतलब इसके कंपेयर में विरल माध्यम में। तो ये क्या है, कथन सही है। दूसरा, आपतन कोण शून्य अंश नहीं होती, ये भी अपन जानते हैं, क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी कथन क्या होगी, सही होगी, कि शून्य अंश नहीं हो सकती। तीसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी उसकी शर्त में आता है, बताया था ना मैंने। तो ये सब चीजों को समझने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना। इसीलिए मैंने पूरा आपको डायग्राम के साथ इसको बहुत अच्छे से समझाया है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या हो गए, सही हो गए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 एवं 2, ये तो हो नहीं सकता। 1 एंड 3 ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं वाला। चल चेक करते हैं, 1, 2 एवं 3 तीनों कथन सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे टिक लगाना आपको, सी ऑप्शन। समझ में आ गया। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन। बहुत इजी है, कंसेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए, आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर देखने पर एक मनुष्य को तालाब की गहराई 1 मीटर प्रतीत होती है। प्रतीत होती है मतलब ये कौन सी गहराई है, आभासी गहराई। आभासी गहराई कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो मतलब म्यू का मान दिया हुआ है कितना, 4/3। ठीक है। वास्तविक गहराई क्या होगी, मतलब क्या निकालना है अपने को, रियल डेप्थ निकालना है, कितनी होगी। तो हमने बताया था आपको कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, म्यू बराबर होता है RD/AD। मतलब म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। ठीक है। अब चलिए देखिए, म्यू का मान कितना दिया है यहाँ पे, 4/3। अपने को निकालना है वास्तविक गहराई। आभासी गहराई का मान कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ से आभासी गहराई की वास्तविक गहराई कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू 1 दैट इज 4/3। कितना आएगा आंसर, 1.33 मीटर। तो वास्तविक गहराई कितनी, अगर मनुष्य को 1 मीटर की गहराई पे प्रतीत हो रही है, मतलब उसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी, 1.33। ऑप्शन में कौन सा, ये वाला। तो ये 1.33 मीटर पे होगी। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब किसका मान दिया है, Vg का, कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तथा वायु में प्रकाश का वेग कितना दिया है, 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकंड। ये किस में है? वायु में है। किसका? प्रकाश का वेग। यदि कागज पर स्याही का बिंदु बनाकर उस पर 6 मीटर मोटाई का कांच का आयताकार गुटका रख दिया जाए, मतलब एक बिंदु बनाते हैं कागज पे, उस पे 6 मीटर मोटाई का एक कांच का टुकड़ा रख देते हैं। कितने मोटाई का? 6 मीटर। तो इससे क्या पता चला? ये जो 6 मीटर है वो क्या होगा? इसकी वास्तविक गहराई हुआ, क्योंकि वहीं पे है वो। तो यहाँ पे जो होगा वास्तविक गहराई का मान कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, तो मान लो वो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो ये हो गया वास्तविक गहराई, और ये हो जाएगी क्या? आभासी गहराई। मान लो यहाँ पे अपने को दिखता है वो, तो ये कौन सी हो जाएगी? आभासी गहराई हो जाएगी हमारी, एपेरेंट डेप्थ। कितना क्लियर हुआ ये? अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? कितना मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। कहां से? यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। मतलब ये वास्तविक गहराई, ये आभासी गहराई, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है ये अपने को निकालना है। मतलब किसका मान निकालना है? एच का मान हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? तो एच का मान का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है। एच बराबर होता है आर डी 1 - 1 अपॉन म्यू। मैंने अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और एच में क्या संबंध है। तो एच बराबर होता है वास्तविक गहराई 1 - 1 अपॉन अपवर्तनांक होता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है, म्यू नहीं दिया है। तो म्यू जो होता है वो वेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। अगर म्यू को मैं लिखता हूं म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो वी क्या हो जाएगा? वी ए अपॉन वी जी, जस्ट उल्टा। और ये किसका मान है? म्यू जी अपॉन म्यू, इसका 1 हो गया, तो इसको अपन ले सकते हैं म्यू, या जी म्यू ए ले सकते हैं। जी म्यू ए मतलब होता है म्यू। इतना क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए वी ए का मान कितना है? 3 × 10⁸ और वी जी का मान कितना है? 2 × 10⁸। तो कितना आ गया? ए म्यू जी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? म्यू। इसका मान कितना आ गया? ये दोनों कैंसिल, 3/2। कितना आ गया? 3/2। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। आर डी कितना दिया है? 6 मीटर। 1 - 1 अपॉन म्यू, म्यू का मान कितना है? 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ 6 हो गया, 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3। 3 - 2 कितना आ गया? 3 - 2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। तो 6 इंटू 1/3 मतलब कितना आ गया? 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर। तो यहाँ h का मान कितना आ जाएगा? 2 मीटर। तो आपका ये ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2 मीटर पे। ठीक है। तो मतलब अगर वास्तविक गहराई 6 मीटर है तो कितना ऊपर उठा दिखाई देगा? 2 मीटर। तो यहाँ पे आभासी गहराई कितनी हो जाएगी? मान लो क्वेश्चन में पूछता आभासी गहराई कितनी होगी, तो 6 - 2 कितना? 4 मीटर। समझ में आ गया? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके से अगर पेपर टफ आता है लेवल तक का, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। कितना क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग माध्यम जिसकी मोटाई क्रमशः 4 मीटर, 6 मीटर तथा 10 मीटर है, जिसके अपवर्तनांक क्रमशः 2, 3 व 5 है, कुल आभासी विस्थापन ज्ञात कीजिए। मतलब 3 अलग अलग माध्यम है, जैसे इस तरीके से अपन माध्यम बना सकते हैं 3 अलग अलग। ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम और ये वाला तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। अब ये तीनों की मोटाई दी हुई है, मतलब इसकी दी हुई कितनी? 4 मीटर, इसकी 6 मीटर और इसकी कितनी दी हुई है? 10 मीटर। 10 मीटर दी हुई है। समझ में आ गया? तो ये कौन सा विस्थापन है? इसको बोल सकते हैं इसकी मोटाई, मतलब ये क्या हो जाएगी? रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। सबकी अलग अलग वास्तविक गहराई दी हुई थी। RD2, इसको RD1 लेते हैं, और ये हो जाएगा लास्ट वाला RD3। इस सब का अलग अलग क्या दिया हुआ है? वास्तविक गहराई दिया हुआ है। अपवर्तनांक क्रमशः 2, 3 व 5 है। अपवर्तनांक क्रमशः मतलब μ1 का मान कितना दिया है? 2 पहले वाले का। μ2 का मान कितना दिया है? 3। और μ3 का मान दिया हुआ है कितना? 5। इतना क्लियर हुआ? अब बताना कुल आभासी विस्थापन कितना? आभासी विस्थापन मतलब ये वास्तविक है तो यहाँ कहीं पे दिखेगा इसमें। तो मान लो इसकी जो ऊंचाई विस्थापन वो कितना है? h1 है।
अब ये इतना मोटा ही है तो इसमें जो वस्तु रहेगी वो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, मतलब इसका विस्थापन कितना है मान लो h2 है। फिर वैसे ही ये वस्तु यहाँ पे है मान लो वास्तविक गहराई, तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा अपवर्तन के कारण, तो ये मान लो कितना हो गया h3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो आभासी विस्थापन कितने हुए h1 h2 और h3। तो इस तरीके से कुल आभासी विस्थापन, कुल आभासी विस्थापन, तो कुल आभासी विस्थापन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा h इज इक्व टू h1 प्लस h2 प्लस h3 होता है। और h का फार्मूला क्या होता है, तो h का फार्मूला अपन पढ़ चुके हैं, आर डी 1 माइनस 1 अपॉन क्या होती है म्यू होती है। यहाँ पे हो जाएगा आर डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस आर डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2। इतना क्लियर हुआ। प्लस आर डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3। इस तरीके से हो जाएगा फार्मूला, है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए आर डी 1 कितना दिया है इसमें देखते हैं 4 मीटर, 4 1 माइनस 1/2, पहले वाले 1/2। सेकेंड आर डी 6 है ना, यहाँ पे आर डी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर हो जाएगा 1 माइनस 1/3, फिर दिया और म्यू 2 का मान। फिर प्लस आर डी 3 कितना है 10 मीटर, फिर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3 का मान कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना 1/2, 6 3 माइनस 1 2/3, 2/3 प्लस 10 5 माइनस 1 4/5, 4/5। यहाँ कैंसिल 2 2 ज़ा 4, 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा फिर से 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 बार जाएगा, 2 इंटू 4 8, कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 टू 14 मीटर। तो कितना उठा हुआ दिखाई देगा ये 14 मीटर, मतलब पहले वाले में 2 मीटर दिखाई देगा, इसका आंसर कितना आ गया 2 मीटर। h1 यहाँ से 2 मीटर, h2 यहाँ से 4 मीटर और h3 यहाँ से आ गया 8 मीटर, ये 4 मीटर आ गया और ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना हुआ यहाँ से जोड़ लिए अपन, कितना आ गया 14 मीटर, वो उसका क्या होगा आभासी विस्थापन होगा। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर पेपर टफ आते हैं तो पूछे जा सकते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रांतिक कोण से रिलेटेड, जिसमें सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, मतलब म्यू का मान कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। तो हमें पता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, तो साइन सी बराबर होता है 1/μ। इतना क्लियर है। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा 1/μ की वैल्यू √2 हो जाएगी, और 1/√2 साइन की कौन सी वैल्यू है साइन 45 डिग्री। तो कंपेयर करेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन में देखिए तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो 1 मार्क्स 1 लाइन वाले रहते हैं, ठीक है। यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण का मान 60 अंश है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिक कोण का मान कितना है 60 अंश है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब इसमें क्या निकालना है म्यू का मान। तो जस्ट उल्टा, म्यू का मान क्या हो जाएगा 1/sin c, क्योंकि sin c होती है क्या 1/μ, तो म्यू क्या हो जाएगी 1/sin c, और 1/sin c मतलब c के प्लेस में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो यहां से म्यू आ जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये फोर्थ, 2/√3। बहुत सावधानी से टिक लगाइएगा इसमें। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आएगा आप वहां से बना सकते हो, और न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो इस टाइप का पूछ सकता है। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो आपको उसके लिए मेरा जो वीडियो में थ्योरी है उसको थोड़ा एक बार रीड करना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने इसके न्यूमेरिकल्स को भी पूरे तरीके से कवर किया है। तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो प्रैक्टिस करेंगे वो है लेंस के ऊपर।
तो जो भी टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो किसके ऊपर होगा, लेंस के सूत्र के ऊपर होगा, लेंस से रिलेटेड होगा कि लेंस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेंस के आवर्धन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आवर्धन क्या होता है। तो इससे रिलेटेड अपन टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों आएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इतना समझ में आ गया, जिसके लिए हम मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।